हेलो एवरीवन, कैसे हो यार तुम लोग। आई होप तुम लोग बढ़िया ही होंगे। थंबनेल देख के तो समझ ही गए होगे कि आज हम किसके बारे में बात करने जा रहे हैं। पर देखो, पहले तो लेट मी टेल यू ऑल कि अब से जो न्यू एनिमे रिलीज होंगी ना, उनको हम साथ के साथ ही रिव्यू करते चलेंगे और एंड में आई होप एक कंप्लीट समरी वीडियो आ जाएगी। पीछे कुछ टाइम से इश्यूज़ चल रहे हैं मेरे साथ और वो तो खैर अभी भी चल ही रहे हैं, पर आई थिंक ऐसे तुम लोगों से दूर रहकर और अपने काम यानी कि यूट्यूब से दूर रहकर तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो जाएगी ना। सो मैंने उठाया अपना लैपटॉप और करा शुरू ये वीडियो बनाना। अब देखो, तुम लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, अगर तुम लोगों तक ये वीडियो जा रही है ना तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखो और प्लीज़ वीडियो के साथ इंटरैक्ट करो, लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर तो ज़रूर करो, वरना तो यार चैनल तो मेरा डूबा सा ही पड़ा है आजकल। खैर छोड़ो ये सब, मुद्दे पर आते हैं। तो आज का मुद्दा है जुजुत्सु काइसेन सीज़न 2 का एपिसोड नंबर 1। देखो, बढ़िया जे के सीज़न 1 में सब ने मस्ती मारी, दुश्मनों से खूब लड़े, फिर जे के 0 में भी मस्त दुश्मनों को कूटा पकड़ के। पर ऐसा है, हर वक्त तो गुड लाइफ चल नहीं सकती ना। स्पॉइलर अलर्ट, मैं मांगा पढ़ने वालों में से हूँ, तो डूड जे के इज गोइंग टू गो ओनली डार्क विद एवरी पासिंग एपिसोड फ्रॉम नाउ ऑन। खैर छोड़ो, वो सब भी हम आगे आगे देख ही लेंगे वैसे भी। तो बकवास करते हैं बंद एंड लेट्स रोल द इंट्रो। कहानी शुरू होती है और हम मे और ऊटा हिमे को एक हॉन्टेड हाउस का इन्वेस्टिगेशन करते हुए देखते हैं, जिसकी खबर थी कि यहाँ लोग गायब हो रहे थे और इंटरनेट पर टुच के टिपिकल रूमर्स थे। अब जब वो लोग लोकेशन की तरफ जाते हैं तो हमें एक 4:3 पर वीडियो प्ले करता हुआ दिखाया जाता है, जिसमें बैक स्टोरी के लिए यूज़ किया गया था। साथ ही ये एक स्टाइलिस्टिक चॉइस भी था। अब देखो, मुझे इस एपिसोड की डायरेक्शन बहुत अच्छी लगी। कम से कम पहला हिस्सा तो मूवी लेवल की क्वालिटी की तरह था, जैसे कोई हॉरर मूवी देख रहे हो, पर इससे ज़्यादा ये एक बहुत अच्छा थ्रिलर भी है। टेंशन को होल्ड करने में ये काफ़ी अच्छा है और जंप स्केयर, फेक आउट यानी चक्कर में फंसने वाले ट्रिक्स भी बहुत यूज़ करे गए हैं, जिससे डर टेंशन को कम करने में काम आता है। लेकिन उस पर थोड़ी देर में बात करेंगे। जब वो बिल्डिंग में एंटर करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वहाँ ट्रैश बैग से भरा हुआ और बिल्डिंग ऐसा लग रहा है जैसे कि यहाँ कोई रहता ही नहीं है। मे ऊटाहिमा को अकेले ही घर के अंदर एक्सप्लोर करने के लिए असाइन कर देती है, जिससे ऊटाहिमे चुलबुलाई सी जाती है, बौखलाई सी जाती है और उससे बचने की कोशिश करती है। मतलब वो अकेले ही घर एक्सप्लोर नहीं करना चाहती। शो इन सीक्वेंसेस को यूज़ करता है टेंशन बिल्ड करने के लिए और तुम्हें स्टोरी में इंटरेस्ट लाने के लिए। जब ऊटाहिमे एक्सप्लोर करने लगती है तो वो दरवाजे को फुल जोश से खोलती है। पहला दरवाज़ा जिसको वो खोलती है उसमें एक हम रस्सा बंधा हुआ देखते हैं सीलिंग पर, जिससे ये बात कंफर्म हो जाती है कि इस एस्टेट के जो मालिक थे उसने बहुत पहले ही अपने आप को सुइसाइड करके मर गया है। एपिसोड ने हैंगिंग बॉडी को ग्राफिक तरीके से नहीं दिखाया है, बल्कि एपिसोड ने घर की क्रीपी एटमॉस्फेयर को बहुत अच्छी तरह से पोर्ट्रे किया है। जब ऊटाहिमे कमरे के अंदर घूमती है तो वो बेड पर कपड़े भी देखती है। इन एलिमेंट्स के साथ शो व्यूअर से पूछता है कि वो इमेजिन करें क्या हुआ था यहाँ पे एग्जैक्टली, एंड क्लूज को जोड़कर कहानी को समझने की कोशिश करते हैं हम व्यूअर्स, जिससे एक सेंस ऑफ मिस्ट्री और काफ़ी ड्रेड क्रिएट होता है। मुझे ये शॉर्ट साइलेंस हिल में जो सेकंड में न्यूज़ वाला सीन था ना, उसकी याद दिला देता है। जब कैमरा ऊटाहिमे को लूप से बाहर फ्रेम करती है उसका डिस्कम्फर्ट दिखाते हुए। जेम्स की तरह ही वो इस सिचुएशन का हिस्सा नहीं है और कैमरा और फ्रेमिंग इस बात को अच्छे से बताने के लिए यूज़ किया गया है। ऊटाहिमे लेट्स आउट अ स्मॉल वॉर क्राई। जब वो हर दरवाजे को खोल देती है तो चिल्ला के ऐसा लगता है जैसे वो किसी से लड़ने निकल गई है। फिर से शो को टेंशन को रिलीज़ करने में हेल्प करती है उसकी ये फ़नी हरकतें। जब वो फाइनली रूम तक पहुंचती है एंड वाले, तो वहाँ एक सेट ऑफ वेल मेड बेड्स दिखाई जाती है जिन पे कपड़े छोड़े हुए हैं और ऐसा लगता है कि एक सुइसाइड का हिंट है। यहाँ पे एक पल के लिए हम शायद यकीन करने लगते हैं कि भूत यानी कि जो कर्ज है वो शायद बेड के नीचे छुपा हुआ है। बेड के नीचे देखने से स्कैरियर क्या हो सकता है? नथिंग, बिकॉज हम हर किसी को बेड के नीचे देखने से डर लगता है ना। तो एपिसोड हमारी प्रिमिटिव फियर्स को ट्रिगर करता है।
ये कुछ ऐसा है जिससे हर कोई किसी ना किसी वक्त में किसी ना किसी तरीके से ज़रूर डरा होगा। बेड के नीचे भूत। सो यह जुजुत्सु काइसन जे हॉरर के साथ अपने आप को फिट करता है जो उससे पहले हुआ करता था। उम्मीद है अब थोड़ा सा समझ में आ गया होगा आप लोगों को भी कि ये किस तरीके से फिल्मोलॉजी को करने की कोशिश की गई है। अगर फिर भी कोई कन्फ्यूजन है ना, तो बिना किसी झिझक के कमेंट सेक्शन खुला हुआ है, वहाँ पे पूछ सकते हो। ऑफ कोर्स ये एक धोखा है और ऊटी में जो है वो बेड के नीचे छिपे हुए क्यूट से रैट्स को देख करके वहाँ से भाग जाती है। टेंशन कम हो जाती है और उसकी रिएक्शन जो है वो हमें काफ़ी कॉमिकल लगता है, लेकिन हर फेक आउट के बाद जंप स्केयर होने चाहिए। इस केस में बेचारी में ऊटीहेमे के कंधे पर हाथ रख देती है और वो बिल्कुल ही चीखने लगती है। सो एपिसोड आगे बढ़ता है और हमें पता चलता है कि सोर्सरर्स एक लूपिंग कॉरिडोर में फंस गए हैं। सोर्सरर्स यानी कि मेमे और ऊटीहिमे एक लूपिंग कॉरिडोर में फंस गए हैं। एक सरप्राइजिंग मूव में उन्हें पता चलता है कि वो साइकिल को ब्रेक कर सकते हैं अगर वो दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में फुल स्पीड से भागें तो। ये उनके मुश्किल से भरे हुए इस सिचुएशन से निकलने का एक काफ़ी इनोवेटिव सोल्यूशन था और ये काबिल भी था काफ़ी। एंड इट्स लाइक यहाँ पे जो सिनेमाटोग्राफी यूज़ करी गई है ना, वो बहुत अच्छी यूज़ करी गई है। एपिसोड में एक स्टैटिक शॉट दिखाया जाता है जो कि विंडो के बाहर से दिखाया जाता है, जिसमें हम देख पाते हैं कि मेमे और ऊटीहिमे कई बार एक ही जगह पर आके भाग रहे थे। उसी एक जगह से वो भागते हुए दिखाए जाते हैं हमें। ये एक काफ़ी क्लेवर एंड एक कॉमन टेक्निक है। एनिमे को स्टैटिक शॉट का यूज़ एनिमेशन कॉस्ट बचाने के लिए किया जाता है, लेकिन जो व्यूअर्स हैं, देखने वाले को एक बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिल जाता है इस सब से। जब सोर्सरर्स कॉरिडोर में भागते हैं तो हमें पहली बार साकुगा एनिमेशन का ग्लिम्स मिलता है। ये हाईली डिटेल्ड और फ्लूइड मूवमेंट्स होते हैं जो एपिसोड के बाकी हिस्से से काफ़ी अलग दिखाई देते हैं। कॉरिडोर ट्विस्ट और टर्न करता है और कैमरा वर्क इवन मोर कॉम्प्लेक्स हो जाते हैं। शायद डॉली जूम का भी इस्तेमाल किया गया है इन सब में, जो कि ड्रामेटिक इफेक्ट को और बढ़ा देता है। हाँ, ये सीन मुझे ओकारिना ऑफ टाइम मेन फॉरेस्ट टेम्पल का ट्विस्टेड कॉरिडोर या इंसेप्शन में जो रोटेटिंग कॉरिडोर्स थे ना, उसकी याद दिलाता है। और ऑल्सो ये सब के साथ में ना चेनसॉ मैन में भी इस तरीके की एक कॉरिडोर था, अगर तुम लोगों को याद होगा तो, जहाँ पे वो भाग भाग के बार बार आ रहे थे और उसी कॉरिडोर में फंसते चले जा रहे थे। अब एंड में वो कर्स जो मेमे और ऊटेहिमा को परेशान कर रहा था वो हाउस के अंदर से निकलता है। ये एक पावरफुल मोमेंट था और इसे एनिमेशन टीम की सारी टैलेंट दिखाई देती है। लेकिन इससे पहले गोजो जो है उसकी एंट्री हो जाती है। कुछ ओल्ड फेवरेट्स का अपीयरेंस होने के बाद शो को कह देती है कि बैरियर ने उन्हें 2-3 दिन तक छुपा कर रखा था। जब उन्हें इस बात का समझ आता है कि भैया बैरियर तो तोड़ के गोजो घुस गए हैं, एंड बिल्कुल अगर तुम लोगों ने जे के 1 देखी है तो बैरियर अगर टूटता है तो बाकी की जो बाहर की दुनिया वाले लोग हैं वो इस चीज़ को देख सकते हैं इजीली। सो बेसिकली जो सोर्सरर्स होते हैं उनका काम ये होता है कि बैरियर बना करके ही वो अपना काम करें, ताकि बाहर के जो आउटसाइडर्स हैं, जो बाहर के लोग हैं, उन्हें इन कर्सेस के बारे में और इन सब चीज़ों के बारे में ना पता चले। क्योंकि इस वर्ल्ड में जो कर्सेस हैं वो आम लोगों के बीच में घुल मिल के नहीं रहते, वो उनसे अलग रहते हैं। आम लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ होता है। जुजुत्सु सोर्सरर्स नाम की कोई चीज़ है, कर्सेस नाम की कोई चीज़ है। अब यहाँ पे ना एक बंदा है जिसका नाम है टेंगेन सामा। अभी उसके बारे में मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहती बिकॉज़ वो काफ़ी सारा स्पॉइलर ले आएगा पूरे सीज़न में। लेकिन तुम्हें बस इतना पता होना चाहिए कि ये जो चीज़ है ना टेंगेन सामा, ये इमोर्टल है और वो द स्टार प्लाज्मा वेसल को ढूंढ रहा है जो उसके कॉन्शियसनेस को ट्रांसफ़र करने के लिए एक कैंडिडेट है। गोजो और गेटो को उसकी प्रोटेक्शन का काम दिया गया है, द स्टार प्लाज्मा वेसल की प्रोटेक्शन का काम दिया गया है गोजो और गेटो को। अब एक टेररिस्ट ग्रुप है जिसका नाम है क्यू, वो जो है स्टार प्लाज्मा वेसल के पीछे पड़ा हुआ है। और जब गेटो उसके रूम की तरफ जाता है, स्टार प्लाज्मा वेसल की रूम की तरफ जाता है, तो वहाँ बॉम्ब रखा हुआ मिलता है। लेकिन खुशकिस्मती से द स्टार प्लाज्मा वेसल को कुछ नहीं होता है और वो सीधे विंडो से थ्रो कर देती है। गेटो उससे तुरंत बचाता है और गेटो एक आदमी से नाइफ के साथ में लड़ना पड़ता है गेटो को। लेकिन एपिसोड अंत होने से पहले फुशिगुरो की एंट्री हो जाती है, जो तुम्हें जेनिन का नाम तो पता ही है। जेनिन क्लैन से था हमारा फुशिगुरो।
अब एक बंदा होता है जो कि लुक्स लाइक अ विलन, वो फुशिगुरो के पास आता है एंड ही आस्क्स फुशिगुरो इफ ही इज़ रेडी टू पार्टिसिपेट इन द स्टार प्लाज्मा वेसल स्कीम। अब एपिसोड एंड होता है विद, हम देख पाते हैं दैट फुशिगुरो हैज़ एक्सेप्टेड द ऑफर। सो इसी के साथ ही एपिसोड 1 यहीं पे ख़त्म होता है एंड नेक्स्ट एपिसोड आई गेस 2 या 3 दिन में आ जाएगा। एंड बिलीव मी गाइज, दिस इज़ द ओनली वे जिससे मैं मतलब कंसिस्टेंट शायद रह सकूँ। आई होप टू बी कंसिस्टेंट एंड you guys don't forget to like, comment and share this video, okay? भाई तुम लोग बहुत गलत कर रहे हो ये मेरे साथ। तुम लोगों के पास में वीडियोस जाती हैं, तुम लोगों को वीडियोस पसंद भी आती हैं, पर तुम लोग इंटरैक्ट ही नहीं करते हो। जब इंटरैक्ट नहीं करोगे तो फिर भैया अगला बंदा ग्रो कैसे करेगा? दिस इज़ अनएक्सेप्टेबल। सो या कोई मतलब प्रॉब्लम नहीं है मुझे इससे, बट स्टिल यार इट्स अ रिक्वेस्ट, कर दिया करो ना यार। मतलब तुमको अगर नहीं भी पसंद आ रहा है ना, एनीमे नहीं पसंद आ रहा है या मेरी आवाज़ भी नहीं पसंद आ रही है ना, तो भी जस्ट ओपन करके छोड़ दो यार। थोड़ा सा नेट चला जाएगा, कोई बात नहीं, मतलब इतना तो कर दो प्लीज़। ओके, तो हम मिलते हैं इन माय नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।